छत्तीसगढ़ में साल 2023 का विधानसभा चुनाव को भले ही साल भर का समय बचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। अब प्रदेश में मुद्दे और चेहरे को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दा और चेहरा विहीन होने का तंज कस रही है। दरअसल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए बीजेपी में लगातार बदलाव का दौर भी चल रहा है। बीजेपी आलाकमान ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष बदल दिए हैं। प्रदेश का प्रभार डी पुरंदेश्वरी की जगह ओम माथुर को दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय से छीनकर सांसद अरुण साव को सौंपी गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की कमान धर्मलाल कौशिक की जगह नारायण चंदेल को सौंपी गई है। इसके अलावा विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ ही दर्जन भर जिलाध्यक्षों में भी फेरबदल किया गया है। इसके साथ ही भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। भूपेश सरकार को घेरने आंदोलन की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दा और नेतृत्व विहीन होने का तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा किन के नेतृत्व में और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर क्यों बात नहीं कर रही है। बीजेपी तो इतना विशाल परिवार है कि हर एक कदम पर एक नेता है, हर एक कदम पर एक कार्यकर्ता है, इसलिए चेहरे की कमी नहीं है। और सामूहिकता भाजपा में है, कांग्रेस में नहीं है सामूहिकता। कभी सामूहिकता की बात करते हैं, ये तो हर नेता लड़ता है इनका। तो इसलिए मुझे लगता है वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस पार्टी में, कि वर्ष 2023 के लिए इनको डर है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब भ्रम का भांडा फूट चुका है 4 साल के अंदर में। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के कुशासन, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और जो प्रशासनिक अराजकता रही है वो प्रदेश की जनता भूली नहीं है। 8 साल से मोदी सरकार के नाकामियों के चलते देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, टूटती सामाजिक समरसता से हताश और परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो किस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेगी। हाँ, पहले तो पुरंदेश्वरी जी बोले किसान और पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होना चुनौती है, अब कांग्रेस की चुनौती माने अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस ही हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र है वो हमारा मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार की जो कारगुजारियां हैं वो हमारा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार, करप्शन चरम सीमा पर है, वो हमारा मुद्दा है। इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया है, वो हमारा मुद्दा है। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। सबसे पहले मैं रुक करूंगा, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं। राजीव जी, अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रहे कि साल 2023 में कांग्रेस जो बीजेपी है वो किसके नेतृत्व में और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। राजीव जी। माफियों का है, ये प्रदेश माफियों का है, ये प्रदेश शराब माफियों का है, ये प्रदेश में सारी तरह से पूरी तरह से कुछ प्रशासनिक में जी प्रशासन फेल है। विकास की बात कहें तो विकास शून्य है। अब अगर सकारात्मकता की बात करते हैं तो हमारे पास मुद्दे जो 15 साल के हमने जो सुशासन में जो छत्तीसगढ़ को गढ़ा था, जो छत्तीसगढ़ को बनाया था, जो शानदार सुंदर छत्तीसगढ़ बनाया है, जिसके देश में नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, गुणवत्ता भवनों के लिए, बड़े बड़े अस्पताल बनाने के लिए, IIM से लेकर लॉ, इतने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया कि देश में उदयमान जो हवाई सेवा या रेलवे नेटवर्क है, रोड नेटवर्क है, तो और इतने सारे जो रोजगार का हमने सृजन किया, तो वो छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाता है। और वहीं जब से 4 वर्षों से सरकार आई है, लोगों का बाहर निकलना दूभर हो गया है, लोगों के हाथ से रोजगार जा रहा है। कानून व्यवस्था की बात कर ले, और जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, जो चुनावी घोषणा पत्र थी, जिसमें कहा गया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, हम अच्छा शासन लाएंगे, हम शराबबंदी करेंगे, तो अगर हम गिनती करें तो छत्तीसगढ़ आज दर्द से रो रहा है, छटपटा रहा है। जिस छत्तीसगढ़ महतारी को हमने सुंदर और शानदार बनाया था, तो मुद्दे ही मुद्दे हैं।
छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए अब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो वादे किए गए थे, जो झूठे वादे किए गए थे, अब जो कहावत है कि 5 साल बाद जनता जवाब देती है या जनता बदला लेती है, तो ये बदलाव का समय है, बदलने का समय है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जनता का भरपूर सहयोग और साथ हमको मिल रहा है। जी राजीव जी, आपने मुद्दे तो बता दिए। मैं नेतृत्व भी आपसे जानना चाहूंगा, किसके नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ेगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कार्डर वाइज पार्टी है जी। ये पूरी तरह से कार्यकर्ताओं के द्वारा, कार्यकर्ता ही सब चुनते हैं और चुनाव के बाद चुनते हैं। मैं आपको 2003 का परिदृश्य बता देता हूं। डॉक्टर रमन सिंह भी थे, रमेश बैस जी भी थे, नंद कुमार साहिब जी भी थे, विधायकों ने डॉक्टर रमन सिंह को बनाया। उस समय भी कोई चुनावी चेहरा नहीं था और कहा जाता था कि जोगी जी के सामने सब फेल हो जाएंगे। अभी भी वही कहा जा रहा है, इतिहास पुनरावृत्ति करती है। और मध्य प्रदेश के समय भी बता दूं कि उस समय अर्जुन सिंह जी और श्यामाचरण जी के सामने पटवा जी भी थे, जोशी जी भी थे और गौर साहब भी थे, लेकिन अंतोगत्वा पटवा जी को बनाया गया। तो हमारे लिए चेहरे मायने नहीं है, राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति सिद्धांतों पर होती है, राजनीति नीतियों पर होती है। तो हमारे पास ये मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, हमारे पास विकास का मुद्दा है, हमारे पास नीतियों का मुद्दा है कि किस नीति पर चल रही है ये कांग्रेस की सरकार, जहां भय भूख और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर चल रही है। और चेहरा कोई गौण नहीं होता, सारे कार्यकर्ता मिलकर, हर कार्यकर्ता ब्रिजमोहन अग्रवाल है, हर कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह है, हर कार्यकर्ता रमेश बैस जी है, हर कार्यकर्ता। राजीव जी, आपने जिन मुद्दों को बताया है उन्हीं मुद्दों पर मैं सवाल करूंगा। अब धनंजय जी, अगर बात करें तो आपने राजीव जी के मुद्दे भी सुने, बस उनका यही कहना है कि मुद्दे बताएंगे लेकिन चेहरा नहीं बताएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बात यहाँ पे कही है, इसमें से एक भी बात जो इन्होंने कहा कि कार्डर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ब्रिजमोहन अग्रवाल को भी इन्होंने कार्यकर्ता बता दिया, रमन सिंह जी को भी कार्यकर्ता बता दिया, नंद कुमार साहिब जी को कार्यकर्ता बता दिया, लेकिन क्या ये जो मठाधीश 15 साल के इनके जो नेता हैं, क्या वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं? क्या वो नहीं मानते हैं। कार्यकर्ताओं पे आता हूं, जिनको एक कार्यकर्ता बता रहे हो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नींव बता रहे हैं, वही कार्यकर्ता ने 2018 के विधानसभा में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में सवाल खड़े किया कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। तो जो 15 साल के मठाधीश नेता थे और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान के, उन्होंने कह दिया कि चुनाव में 2018 में अगर हार हुई है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार है और चुनाव की समीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। स्वाभाविक बात है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ी तेल पालिश तो यहाँ पे करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी तो कोई सुनते नहीं पार्टी में। दूसरी बात, मैंने मुद्दे की बात कहा है, चेहरा तो छोड़ दीजिए आप, जिस चेहरा को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसके अनुसांगिक संगठन विकास पुरुष बताती थी ना, आप देखेंगे उस विकास पुरुष। धनंजय जी, 15 सालों का विकास बता रहे हैं राजीव जी, तो कि 15 साल में बहुत विकास किया हमने, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं तो बता, इसीलिए तो 15 सीट में है, इसीलिए 15 साल बाद 15 सीट में आ गए। अगर कोई विकास करते तो 15 सीट में नहीं आते। अगर ये किसानों को 2100 पर धान कीमत देते, 300 बोनस देते, धोखाबाजी नहीं करते तो 15 सीट में नहीं आते। ये आदिवासी वर्ग को जो वादा किए थे ये कि 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देंगे, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, अगर उस वादों को पूरा करते तो और उनको धोखा नहीं देते तो 15 सीट में नहीं आते। ये युवाओं से कहे थे 2003 में कि 2003 में अगर उनकी सरकार बनती है तो 12वीं पास युवाओं को 500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाओं से वादों को अगर पूरा ये कर देते तो 15 साल के सत्ता के बाद 15 सीट में नहीं आते। जिस भाजपा का धोखा देना चरित्र है वो उस सरकार से सवाल पूछ रही है जो चंद समय में अपने घोषणा पत्र के 90 बिंदुओं को पूरा करने का काम किया है और बिना भेदभाव का 90% वादों को ना, बिंदु बोल के माफ कीजिएगा, 90% वादों को पूरा किया है। उनसे सवाल पूछ रही है। हमारी सरकार की योजनाएं भेदभाव नहीं करती है। हमारी सरकार ने जब 2500 धान कीमत दिया उसका लाभ भाजपा के जो किसान नेता है उनको भी मिल रहा है। हमारी सरकार ने बिजली बिल योजना लाया उसका लाभ भाजपा के लोगों भी जुड़ रहा है। मैं भाजपा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर आप उदाहरण देना तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं आएगा, क्योंकि यही लोगों को लाभ मिल रहा है, हमारे प्रदेश जनता को लाभ मिल रहा है। तो मुद्दा तो इनके पास है नहीं, झूठे आरोप लगाना, फर्जी बात करना, ये इनका चरित्र है। और इनका चरित्र और बता देता हूं, इनका चरित्र है अगर किसानों को धान कीमत 2640 मिल रहा है तो उसमें इनकी केंद्र बैठी सरकार नियम शर्तें लगाती है कि आप समर्थन मूल्य से अधिक राशि देंगे तो आपके धान नहीं खरीदेंगे। ये इनका किसान विरोधी चरित्र है। हमने राजीव गांधी योजना की शुरुआत की और आप देखेंगे इस सरकार जो जन कल्याणकारी कार्य कर रही है
इसके हक को अधिकार को भी केंद्र सरकार रोकने का काम करती है। ये भाजपा का षड्यंत्र होता है उसमें। जी, तो केंद्र में जी। उनके पास सरकार है, शक्तियां उनके पास में, तो ना तो इनके पास प्रदेश में मुद्दा है, ना तो चरित्र है। ये हमेशा की तरह झूठ बोलकर, अफवाह फैलकर राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इनको जानती है, और जिस प्रकार से 2018 में भाजपा का हश्र छत्तीसगढ़ में हुआ है, 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार का भाई वही हश्र होगा। इनके अहंकार टूटेंगे, इनके घमंड टूटेंगे, और वहां पुनः कांग्रेस की सरकार 2024 बनेगी। जी धनंजय जी, लौटूंगा मैं आपके पास। भूपेश बघेल जी के साथ। जी धनंजय, लौटूंगा मैं आपके पास। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से धनंजय का ये कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, अगर हम बात करें तो बीजेपी में अभी हाल ही में कई बदलाव हुए हैं, चाहे वो प्रदेश प्रभारी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, और या जिला अध्यक्षों की बात की जाए, एक तरफ से हम बड़े बदलाव देख रहे हैं। क्या इन बदलावों से वाकई में आने वाले वक्त में बीजेपी की जीत हो सकती है? देखिए, जीत और हार के लिए अभी थोड़ा सा वक्त है, चुनाव को अभी पूरा 1 साल का वक्त है। देखिए, जो तैयारी है बहुत उच्च स्तरीय तैयारी है कि उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, उन्होंने सीधे सीधे विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, और अभी 12-13 जो है जिला अध्यक्ष भी उन्होंने बदल दिए। फिर राजधानी रायपुर या सबसे बड़ा जो राजनीति का केंद्र है, वहां के भी जिला अध्यक्ष बदले गए, श्रीचंद सुंदरानी जी हटाए गए और जयंती भाई पटेल बनाए गए। और आज इनकी जो गंगरेल में जो बैठक हुई पिछले दिनों, जिसको संकल्प शिविर का भी नाम दिया, तो उसी से आहट मिलने लगी थी कि कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो है, मतलब जो दिन ब दिन इनकी चीजें आ रही है। अब जैसा का आज बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, तो ये एक क्या है कि जो तैयारी अगर कहीं कहें, एक होमवर्क करें, तो होमवर्क तो ये अपने पूरे तगड़े होमवर्क पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो है जीत और हार को लेकर है, तो मैं अभी भी कहूंगा कि अभी 1 साल का समय है, जनवरी फरवरी का महीना आने दीजिए, तब थोड़ा सा हो सकता है कि तस्वीर थोड़ा सा साफ होने लगे। अनिरुद्ध जी, बदलाव के साथ अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मुद्दे क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े अवार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ को जा रहे हैं, चाहे वो देश में सबसे अच्छे सीएम का अवार्ड है जो भूपेश बघेल को मिला है, या स्वच्छता के मामले की बात कर ली जाए, या बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसकी बात कर ली जाए, तो कई अवार्ड तो हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नाम पे जा रहे हैं। फिर ऐसे में बीजेपी के पास कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे चुनाव के समय? देखिए, अभी भूपेश बघेल ने जो है भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ियावाद चलाया, और यहाँ की संस्कृति और यहाँ की माटी की महक, उस सब पे बात की। और खास करके जो इनका जो फोकस था कस्बाई और ग्रामीण मतदाता, उसमें बहुत हद तक तो ये सफल नजर भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ त्योहारों को महत्व देना, यहाँ पे राम वन गमन परिपथ, ये जो एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, इसका कहीं ना कहीं असर तो दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर मैंने देखा, अभी जो बेरोजगारी का जो आंदोलन हुआ, तो वह पहला एक बड़ा आंदोलन था, मतलब 3.5 वर्षों में वो एक चुनावी तैयारी की एक बहुत बड़ी आहट थी। अब लेकिन इनके पास जो बड़ा मुद्दा दिखता है, और इस पे लगातार जो चर्चा कर रहे हैं, वो है मुद्दा शराबबंदी। और इनका बार बार यही कहना रहता है कि ये घोषणा पत्र में शराबबंदी मुद्दा था, जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और एक भ्रष्टाचार का है, तो अभी क्या ईडी की जो रेड पड़ी, तो उसको लेके भी आगे बढ़ रहे हैं, उसकी भी लगातार चर्चा हो रही है। और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जवाब भी लगातार आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि परिदृश्य जो है क्या विस्तारित रूप लेता है। जी राजीव जी, जिस तरह से अनिरुद्ध जी का तो ये कहना है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का एक मुद्दा है, तो क्या वाकई में शराबबंदी मुद्दा है, या इसके अलावा और भी अन्य मुद्दे? क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है कि जिस तरह देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी पर अलग अलग बयान करती है। छत्तीसगढ़ में कहती बेरोजगारी नहीं है तो हमारी मुख्यमंत्री की वजह से, देश में बेरोजगारी है तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, हाँ हमारी सरकार गिर जाएगी। ये दोहराव पर ये जो सपने देख रही है कांग्रेस पार्टी, सपने देखना अच्छी बात है, विकास के सपने देखिए और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के सपने देखिए, प्रदेश के हर निवाले को भूख मिले, रोटियां मिले, उनको रोजगार मिले, ये सपने देखिए। सपने देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन का, सत्ता परिवर्तन होगा, इस प्रदेश का होगा, और देश में सत्ता परिवर्तन ही होगा। लोगों में बहुत हर्ष है। पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था खराब है, उसके बावजूद ही भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है। भारत में नौकरी के अवसर नए नए आ रहे हैं। भारत में लघु और सीमांत उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है।
इस ओर पूरे भारतीयों का ध्यान है। हाँ, प्रदेश की हालत चौपट हो गई है। कहा गया था कि 1022 MOU होंगे, मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उद्योगों का। एक उद्योग अभी तक नया नहीं लगा है, बल्कि जो पुराना उद्योग है उनके ऊपर गुंडागर्दी हो रही है। बार बार उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, बार बार अफसर राज वापस आ गया है। अफसर लोग जाके धमकी देते हैं, उगाही करते हैं। RTO की उगाही, पुलिस की उगाही, ट्रैफिक पुलिस की उगाही, ये उगाही प्रदेश बना, इन्होंने चारागाह बना दिया भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ का। तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का, और दूसरा मुद्दा रहेगा विकास का। आप आ जाइए छत्तीसगढ़ में, भोपाल से मैं दिखाता हूं जिन सड़कों को हमने बनाया था, जिससे आवश्यकता होती 2 साल में मेंटेनेंस की, आज 4 वर्षों का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। केवल ऊपर से आज जब उखड़ गई है, डामर की परतें चढ़ाई जा रही है। तो जिस प्रकार से लालू राज को हम याद करते हैं बिहार का, कि भय, भूख और भ्रष्टाचार था, वहां आतंकवाद की सरकार थी, गुंडों का राज था और भ्रष्टाचार होता था, वैसे ही यहां पर भी गौठान के माध्यम से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरा गौवंश सड़कों पर है, और आप जाएंगे तो गौठान खाली पड़ा है, वहां से 500 किलो गोबर का उत्पादन हो रहा है। वो कहां से उत्पादन हो रही है, जादू की छड़ी कहां से आ गई है, ये देखने लायक बात है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, अपराधगढ़ का मुद्दा, और मुद्दा है विकास का, कि जो हमने विकास किया था वो विकास अब दिखता नहीं है। विकास के लिए लोग सिसक रहे हैं और केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने वो पैसा रिलीज नहीं किया, और अंतोगत वो पैसा डूब गया और लोग अपना घर नहीं बना पाए। जो अमृत जल मिशन का योजना था वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हम लोगों को घर घर में पानी देना चाहते थे, नहीं हो पाया। तो मुद्दे ही मुद्दे साहब, और ये जो रेटिंग की बात है, और इसी मुद्दों पर मैं सवाल भी करूंगा धनंजय जी से, वो कहां से होता है। जी धनंजय जी, जिस तरह से राजीव जी के आपने बातों को सुना, उनका कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है, और उन्होंने कई मुद्दे बताए। क्या कहेंगे आप इन मुद्दों को लेकर? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी, RSS और मोदी सरकार के मंत्रियों को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। क्या बोले अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। भैया, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन नीचे की ओर बढ़ रही है, नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं बढ़ रही है। और अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही दिखता है, क्योंकि ये मोदी के अंधभक्ति का चश्मा लगा के बैठे हुए। ये प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे थे ना, अरे ये तो कांग्रेस की सरकार है, चलो मान लो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी की सरकार है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री है, जिस राज्य के गुजरात, वहां हालात यह है कि विदेश से कोई मेहमान आ जाता है तो गरीबों के मकान को ये बोरा करके ढकते हैं। अरे किस प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, जिस योजना को चलाने की केंद्र की सरकार में क्षमता ही नहीं है। और रही बात आपने बेरोजगारी की है, तो आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था केंद्र में बैठी सरकार ने, क्यों नहीं दिए भैया रोजगार? किसने मना किया? आपने रोजगार नहीं दिया। 23 करोड़ हाथों से रोजगार छीना है। और भुखमरी के मामले में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार जो चल रही ना, भुखमरी के मामले में हमारा देश, दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नीचे से ऊपर चला गया है। ये इनकी बात है। सुन ले भाई, सुन लेना सर। ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं उसका खंडन तो सरकार ने भी किया है। बढ़ रहा है तो हंगर इंडेक्स का आंकड़ा बता रहे हैं जो पाकिस्तान, खंडन आप पढ़ लीजिए ना जी। उनका तो सरकार का तो कहना है कि ये तो सरकार में बैठे लोग देश में महंगाई को मानते नहीं है जी। मैं तो उस दूसरा आंकड़ा भी उनको बता रहा हूँ, दूसरा आंकड़ा दूसरे दिन छपा था अखबारों में, मैंने पढ़ा उस अखबार के आंकड़ों को। जब आज देश में कोई भूखमरी नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को चावल क्यों दे रहे हैं? जब कोई भूख नहीं मर रहा है तो ये चावल लेके भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि सिर्फ जनता को धोखा दे रहे हैं। ये भूखमरी से जाता जाता प्रमाण होगा। छोड़ दीजिए आंकड़ों को, आप दावा कर रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को आप भोजन दे रहे, चावल दे रहे। चावल मतलब ना उनके पास काम है, ना उनके पास रोजगार है, उनकी इतनी भी क्षमता नहीं है कि 2 जून की रोटी खरीद सके। तो भुखमरी का मामला तो है ना। आप छोड़ दीजिए विदेश को। अगर महंगाई पे आप चर्चा करो तो बोलते हैं देश की अर्थव्यवस्था खराब है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, विदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देश की। सुन लीजिए भाई, दूध पर अमेरिका टैक्स नहीं ले रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार टैक्स ले रही है। अनाज पर बांग्लादेश टैक्स नहीं ले रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है। पराठा पर 18% GST कोई ले रहा है ना, वो कोई सऊदी अरब का शेख आके नहीं ले रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है। सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स लगा हुआ है। क्या बात करेंगे ये? इनके पास तो मुद्दा नहीं है। दुर्भाग्य की बात, जिस सरकार में बैठे जो लोग केंद्र में बैठे हैं वो ये कहते थे किसानों को आमदाना 2022 से बढ़ा देंगे। हालात ये है कि खाद के दाम बढ़ गए। धनंजय जी जवाब ले लेते हैं अनाज खरीदना नहीं चाहते। आपने जितने भी बातें कही उसका जवाब भी देंगे राजीव जी। एक लाइन और जी, धनंजय जी एक लाइन और
एक लाइन और, मेरे मित्र ने एक लाइन और। कहा- जी धनंजय जी, एक आप लाइन अपनी और। बात मैं कंप्लीट उनको करिए। कह जी देता धनंजय हूं। जी, एक लाइन ये और। जो इंडेक्स की बात कर रहे हैं ना, ये राजीव जी, धनंजय जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने बात दीजिए, कर फिर रहे मैं हैं, आपके पास वो लौटूंगा। जी वादा धनंजय जी, हाँ, शायद वो बोल चुके हैं अपनी बात। मैं उनको मैं ये जवाब कहना देना चाहता हूं, जी। जिस सरकार में बैठे लोगों ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, आज हालात यह है कि वो लोग किसानों के अनाज को खरीदना नहीं चाहते। और जो राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जो किसानों को 2500 धान की कीमत देती है, केंद्र में बैठी सरकार चाहती है कि वो पैसा भी हम किसानों को ना दे। ये क्या बात करेंगे? इनके मसले में सिर्फ अडानी और अंबानी है, जी। और महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था हो, नहीं, इस पे चर्चा करेंगे ना तो नरेंद्र धनंजय जी मोदी जवाब के देंगे। लिए राजीव जी, जिम्मेदार नहीं है। धनंजय जी उसके लिए जवाब बहुत देंगे। राजीव जिम्मेदार जी, है। ये भ्रम। जी राजीव जी हाँ, जवाब दीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगा। जी। बहुत अच्छा प्रतिप्रश्न किया। हाँ हाँ, धनंजय जी ने प्रश्न किया है, तो मैं कह दूं कि जीएसटी का मसौदा कपिल सिब्बल जी के पास था, वो कभी चिदम्बरम जी के ब्रीफकेस में था, इन्होंने लाया नहीं डर के लिए। लेकिन हम तो गर्व से कहते हैं 28 प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते थे, वे बिल टैक्स, सी फॉर्म टैक्स, चुंगी कर, दुनिया भर के टैक्स को एक जीएसटी में कन्वर्ट हुआ है। और आज देश की अर्थव्यवस्था चल रही है तो जीएसटी की व्यापार करना आसान हो गया। एक नंबर में कोई अगर व्यापार करना चाहे तो जीएसटी की वजह से करता है। आज सीमांत व्यापारी भी दिल्ली में माल भेजता है, या दिल्ली का छोटा व्यापारी भी रायपुर में माल या भोपाल में माल भेजता है ड्यू टू जीएसटी। अब वो जीएसटी को बड़ा दुख और प्रलाप सर, लेकिन जीएसटी के लिए भी तो लोग कहते हैं कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ गई है। हर चीज पर, छोटी छोटी चीजों पर जीएसटी लग रहा है। लोगों का कहना है कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ रही अभी है। शुरू में ऐसा लग रहा है, अभी शुरू में लग रहा है जी। छोटे व्यापारियों के लिए एग्जेम्प्टेड है, चाहे तो 40 लाख के व्यापार तक क्योंकि कोई इनके जीएसटी आंख में जो अंधभक्ति की पट्टी 1 बंधी है ना, करोड़ के ऊपर उसमें देश जिनका की है वो बर्बादी को जीएसटी नहीं ले दिख रहा सकते है। हैं, वो भी केवल 2024 में जब जनता इनको जगाएगी ना तब इनको समझ में 5 करोड़ आएगा। के व्यापारी हैं वो जीएसटी का नंबर लेते हैं। धनंजय जी, व्यापार धनंजय जी का लौटूंगा मैं आपके पास। सामान्य हो गया। सबके लिए धनंजय व्यापार जी, हो राजीव जी गया। लौटूंगा मैं आपके पास, आप दोनों के पास लौटूंगा। ये जो ये कांग्रेस सब फिरंगी जो को लेकर इंडेक्स काम को कर रहे लेके हैं। इतना रो रहे हैं, जो इंडेक्स को लेके खुश हो रहे हैं, पूरी देश राजीव जी लोग लौटूंगा मैं जानते आपके हैं पास। कि वो धनंजय जी इंडेक्स आपके पास भी है लौटूंगा। और आयोजित अनिरुद्ध जी, है। कौन बनाया? अनिरुद्ध जी अगर कौन बात बनाया करें, इंडेक्स? आपने दोनों ही वही पार्टी लोग के इंडेक्स बना है जो प्रवक्ताओं की बातों को 2225 सुना। लोगों में सर्वे ऐसे में करके एक बड़ा नरेंद्र सवाल मोदी मेरा को आपसे ये भी है कि विश्व का क्या गुरु बताते हैं। 2023 ये से सर्वे पहले, उन लोगों ने किया है। धनंजय जी आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से आपने दोनों मेहमानों की बातों को सुना, क्या वाकई में 2023 से पहले अगर बीजेपी इस तरह से बड़े बदलाव करती पार्टी में तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक साथ बड़े स्तर पर बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह के मुद्दे बीजेपी ने बताए हैं छत्तीसगढ़ में, क्या आने वाले समय में बीजेपी की नैया पार हो पाएगी इन मुद्दों से? देखिए, बीजेपी के कदम क्या है कि कई मैंने देखा अक्सर चौंकाने वाले होते हैं, और वो चौंकाने वाले कदम जो है फायदेमंद भी होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 में पहला विधानसभा चुनाव था, और उस समय चर्चा थी कि दिलीप सिंह जूदेव जी का चेहरा जो है मुख्यमंत्री के रूप में आगे लाया जा सकता है। सीडी कांड हो गया, दिलीप सिंह जूदेव जी हट गए, उसके बाद बीजेपी के पत्ते ओपन नहीं हुए, और ये हुआ कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वहां पे एक बड़ा चेंजेस करना था। 2 विकल्प थे, रमेश बैस जी, डॉक्टर रमन सिंह जी। तो केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष बने, और एक चौंकाने वाली तस्वीर आई, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, और एक बार नहीं फिर 3 बार बने। अब आप आइए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में दुर्गति हुई, फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरे चेहरे बदल दिए, तो लोगों को लगा कि ये जो है बहुत नुकसानदेह होगा। वो नुकसानदेह तो नहीं रहा, उनके लिए फायदेमंद हो गया। 9 जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, और 2 कांग्रेस के जीते। अब यहाँ पे जो है बदलाव जो दिख रहा है, कार्यकर्ताओं का भारी असंतोष था। भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरा कार्यकाल रहा, और जो कार्यकर्ताओं के जो मनोमस्तिष्क पर असर रहा, तो तीसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत खुलकर काम नहीं किए, और नतीजा सबके सामने रहा। तो शायद जो अभी बदलाव की जो लहर जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कार्यकर्ताओं की बात को ऊपर जो बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे क्षेत्रीय संगठन प्रभारी महामंत्री जामवाल जी हो, और इसके पहले पुरंदेश्वरी जी प्रभारी थी वो हो, तो ये सब बातें गई, और ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ तो पहुंचाएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो मैंने अपनी पूर्व में बात कही, उसके लिए कम से कम हमें कुछ महीनों का इंतजार करना होगा, तो हम एक अनुमान लगाने की स्थिति में पहुंच पाएंगे। जी रंजन जी कह सकते हैं, और अनिरुद्ध जी जिस तरह से आपने अपनी बातें कही, कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में, अभी 2023 के चुनाव में भी वक्त है, तो आने वाले वक्त में हम और भी
छत्तीसगढ़ में राजनीति में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही ये भी कह सकते हैं कि अब ये 2023 में जब चुनाव हो जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ की जनता ही तय करेगी कि किसके मुद्दे छत्तीसगढ़ की जनता को ज्यादा पसंद आए और किसकी योजनाओं पर छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाई है। धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े, सर आपको भी धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।